ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब के एक चैप्टर पर लगाई रोक। जुडिशरी में भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर पर मांगी माफी। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अजित पवार के निधन के बाद आज एनसीपी अजित गुट की केंद्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक। वर्ली के एनएससीआई डोम में होगी नए अध्यक्ष की चर्चा। सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की हो सकती है औपचारिक घोषणा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले पर्यावरण मुआवजा शुल्क ईसीसी को बंद करने की उठाई मांग। टैक्स की वसूली और फंड के इस्तेमाल पर उठाए कड़े सवाल। कहा तत्काल प्रभाव से खत्म हो ये शुल्क। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया समिति का गठन। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों समेत सीनियर एडवोकेट करेंगे जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा है पूरा मामला। आज वायनाड दौरे पर राहुल गांधी। 2024 के भूस्खलन पीड़ितों के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए जा रहे घरों की रखेंगे आधारशिला। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद। डिजिटल होगी जनगणना 2027। मोबाइल और जियो टैगिंग से होगा डेटा संग्रह। पहली बार जाति गणना भी शामिल। सरकार ने सर्कुलर किया जारी। नवी मुंबई आवासीय घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित। शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में की घोषणा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी पर अनोखा तंज। लिखा, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा। खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा। सपा पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती। कांशीराम की जयंती पर सपा की पीडीए दिवस मनाने के ऐलान को बताया नाटक। बोली, सपा का चरित्र महापुरुषों के अपमान का है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी ने सरकार को घेरा। कहा, राज्य में हर रोज हो रहे गंभीर अपराध। सरकार पर लगाया बेशर्मी का आरोप। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। तालिबान ने एयर स्ट्राइक के बदले को लेकर दिया सख्त मैसेज। कड़ी सैन्य कार्रवाई का दिया संकेत। चाबहार पोर्ट पर फंडिंग रोकने का भारत का फैसला निराशाजनक। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने दिया बड़ा बयान। बोले, मध्य एशिया और यूरोप से कनेक्टिविटी बढ़ाने में प्रोजेक्ट की अहम भूमिका। पहले इजरायल करे ईरान पर हमला, फिर अमेरिका देगा साथ। अमेरिका के वॉर प्लान को लेकर रिपोर्ट में दावा। अमेरिकी जनता का ट्रंप प्रशासन को समर्थन बढ़ाने पर रहेगा जोर। क्यूबा के जल क्षेत्र में अमेरिकी रजिस्टर्ड स्पीड बोट से मुठभेड़। गोली लगने से 4 की गई जान। क्यूबा ने इसे बताया घुसपैठ। मामले की जांच जारी। पीएम मोदी को मिला इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान। मेडल पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने। इजरायली संसद को पीएम ने किया संबोधित। ब्रिटेन में डिजिटल यात्रा प्रणाली लागू। भारतीयों के लिए ई वीजा अनिवार्य। बायोमेट्रिक पंजीकरण जरूरी। सीमा प्रक्रिया तेज करने, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का दावा। 2030 तक हर साल 45% की दर से बढ़ेगा क्विक कॉमर्स। 5 साल में $40 अरब का उद्योग। मैकेंजी रिपोर्ट में दावा। स्मार्टफोन निर्यात $30 अरब के पार। दुनिया का विनिर्माण केंद्र बना भारत। 2025 में 30 करोड़ फोन का उत्पादन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। सराफा बाजार में दिखी गिरावट। चांदी की कीमत 2,970 रुपए गिरकर 2,66,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। वहीं सोने का भाव 430 रुपए गिरकर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कृषि मेले में बड़े सुधारों का किया ऐलान। किसानों का पैसा रोकने पर लगेगा 12% ब्याज। 2 लाख करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी सीधे खाते में। असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य में सियासी उथल पुथल चरम पर है। वहीं कांग्रेस नेता भूपेन बोरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिस पर बीजेपी फूले नहीं समा रही थी। और इस बीच भूपेन बोरा से जुड़ी खबर ने सनसनी मचा दी। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने बीजेपी में जाने के लिए भूपेन बोरा को 50 करोड़ रुपए दिए हैं। विपक्ष लगातार ये दावा तो कर ही रहा था और खुद भूपेन बोरा ने भी ये बात ऑन कैमरा कबूली है।
भूपेन का बयान सामने आने के बाद विपक्ष ने अपने हमले तेज कर दिए। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी इसे लेकर एक लेख छपा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले काफी समय तक बोरा ने मान मनव्वल और नाराजगी का खेल शुरू किया था। जब वो अपनी नाराजगी की धुन में थे, तभी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा बोरा के घर पहुंचे और दोनों की हंसती हुई तस्वीरें प्रकाशित हुई। बोरा की इस नाराजगी का इलाज क्या था, ये अब सामने आ गया है। बीजेपी ज्वाइन करते ही बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मुझे 50 करोड़ रुपए दिए हैं। भूपेन बोरा ने बेहद खुले दिल से बताया कि मैंने 50 करोड़ रुपए लिए हैं। पैसे लेकर सरेआम बेशर्मी से इसे कबूल करने वाले पहले ईमानदार भारतीय नेता के रूप में भूपेन बोरा का गौरव करना होगा। सामना में मोदी सरकार को घेरते हुए आगे लिखा गया है कि भूपेन बोरा ने राजनीति में एक युग की शुरुआत की है। बेईमानी करो, लूटो, उसका कबूलनामा दो और सच बोलने के लिए अपनी वाहवाही करवा लो। लेने वाले और देने वाले दोनों मजे में हैं। जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल ही में भूपेन बोरा के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर सामने आई थी और उससे पहले खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने उनसे मुलाकात की थी और वहीं से शक के बादल गहरा गए थे कि बीजेपी ने प्रलोभन देकर भूपेन को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। लेकिन इन कयास से तब पर्दा उठा जब खुद भूपेन ने कबूला। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हुए इस घटनाक्रम को लेकर कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। गलती से हो गया था। लखनऊ की जानी मानी पैथोलॉजी के मालिक की हत्या के मामले में नए खुलासे हुए हैं। कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह का संबंध रिश्ते में ही किसी दूसरी महिला से था। वहीं सूत्रों ने बताया कि हत्या से एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्से में मानवेंद्र ने 21 साल के आरोपी बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा को थप्पड़ जड़ दिया। उस पर लाइसेंसी राइफल तान दी। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह 50 लाख रुपए भी थी। इसी बीच अक्षत के फूफा ने पुलिस के दावों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि असली वजह कुछ और ही थी। तो सवाल उठता है कि क्या नीट की तैयारी का दबाव ही हत्या की वजह बना या फिर पिता का गैर महिला से संबंध। इतना ही नहीं, अक्षत की मां खुद भी पुलिस में थी। दरअसल कुछ महीने पहले ही घर से चोरी हुआ ब्रेसलेट, अंगूठी आदि उसी के पास से मिली। इसी वजह से पिता को उस पर शक हुआ कि वो घर से चोरी कर रहा है। इस बात को लेकर बाप बेटे में तीखी नोकझोंक शुरू होती है। इसके बाद गुस्से में घर से बाहर चले जाते हैं। रात में जब वो वापस लौटते हैं तो 3rd फ्लोर पर जिस कमरे में अक्षत और बेटी कृति सोई थी उसी में वो जाकर सो जाते हैं। 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे बेटे ने बाप की हत्या की। हाथ पैर को काटकर नादरगंज के पास नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। शरीर के बाकी हिस्सों को नीले ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिया। दिन के झगड़े से अक्षत काफी नाराज था। हो सकता है कि रात भर जागकर उसने मानवेंद्र की हत्या करने की योजना भी बनाई हो, फिर तड़के पिता की लाइसेंसी राइफल से ही गोली मार दी। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अक्षत के पकड़े जाने के बाद कृति ने परिवार को पूरी बात बताई। उसने बताया कि गोली की आवाज सुनकर उसकी भी नींद खुल गई। पिता को खून से लथपथ देख वो रोने लगी। अक्षत ने सरेंडर करने की बात कही तो कृति ने कहा कि माँ पहले से नहीं है, आपने पापा को भी मार दिया, जेल चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। अब बहन कृति की बात सुनकर अक्षत ने पिता के शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। उसने अपने खास दोस्त को कॉल करके इसकी जानकारी दी, लेकिन वो किसी भी तरह से मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उसने अकेले ही शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। योजना के तहत 2 चाकू, 2 आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया। दोनों पैर हाथ काट कर पॉलिथीन में भरकर उसे करीब 21 किलोमीटर दूर नादरगंज के पास नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बाकी के शरीर को नीले ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिया। उसे ले जाने में दिक्कत हुई तो इस बचे हुए शरीर को जलाने की योजना बनाई। इसके लिए 20 लीटर तारपीन का तेल खरीद कर लाया। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि अक्षत ने पिता के शव के बचे हुए हिस्से को ड्रम में भरकर ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रख दिया था। उसके बाद भाई बहन रूटीन की तरह ही काम कर रहे थे। बहन पेपर देने जाया करती थी।
अक्षय ने आशियाना थाने जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि किसी को शक न हो। घटना के बाद 20 फरवरी को अक्षत और उसकी बहन कृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक कर दिए। बहन के दो अलग नाम से आईडी भी थे। शिमला गई दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस ने ही हिरासत में ले लिया। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के कुल 20 जवानों को हिरासत में लिया। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई है, जो अभी तक चल रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और क्यों एक राज्य की पुलिस ने ही दूसरे राज्य की पुलिस को कैद कर लिया है, आइए जानते हैं। पूरे सुबह से मैं दिखा रहा हूँ आपको आईडी। क्या नाम है आपका? सर एक मिनट, नाम बताओ। नाम बताओ आप, नाम बताओ। सर मैं सुबह से अरे आप नाम आईडी दिखाओ। यहीं पे कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। आईडी दिखाओ। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ। सुबह भी देख चुके, दोबारा देखिए सर। कोई आईडी नहीं दिखाई आपने, कोई आईडी नहीं दिखाई आपने। बिल्कुल बन जाएगा आपकी वजह से इतने लोग परेशान हो रहे हैं भाई। सर देखिए मेरी गाड़ी है, क्यों कहाँ खड़ी है? ये खड़ी है सर, पूरा ट्रैफिक खुला हुआ किसकी है। गाड़ी है? आपकी वजह से एक ये इनके साथ दरअसल एआई समिट में शर्टलेस होकर प्रदर्शन करने वाले 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस हिमाचल के सोलन पहुंची थी। पुलिस को खबर मिली कि प्रदर्शन करने वाले 3 वर्कर हिमाचल के रोहड़ इलाके में छिपे हैं। इनमें से एक मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह दिल्ली के हिमाचल सदन में ठहरा हुआ था। दिल्ली पुलिस की टीम ने पहले दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में आधी रात को रेड मारी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ। इसके बाद टीम हिमाचल के रोहड़ पहुंची और तीनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये टीम वापस लौट रही थी। सोलन जिले की पुलिस ने भरतपुर के पास दिल्ली पुलिस के काफिले को रोक लिया। सूत्रों के मुताबिक प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के करीब 20 जवानों को ही हिरासत में ले लिया है, जिससे दोनों राज्यों की पुलिस के बीच माहौल काफी गर्म हो गया है। मेरे टाइम को रिमांड नहीं लेना है सर, मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूँ? नहीं लेना आपने मैं रिमांड। अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूँ? अभी आप किसी जाएंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो, मेरे को आपसे तो सर एफआईआर तो आपने की 8/11 पे ना। अरे मैंने जब भी की मेरे को आपसे सर एक मिनट, मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। आपसे बड़ा काम की बात कर रहा हूँ। आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है? मैं आपको ये बोलूँगा, देखो मैंने जो सुनना मेरी एफआईआर आपकी बात सुन ली, ठीक है? मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपना आपको देखा है, मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सर। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? कोर्ट से कितने बजे निकला तो हूँ? आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर मैं रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई हम यहीं बैठे, हम यहीं बैठे। हाँ आ जाओ। दिल्ली पुलिस के बिना किसी जानकारी के हिमाचल में कार्रवाई करने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। सीएम ने कहा कि दिल्ली पुलिस को कमिश्नर के जरिए सूचना देनी चाहिए थी। उन्होंने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान चीफ की गिरफ्तारी को भी गलत बताया और स्पष्ट किया कि हिमाचल सदन में कमरे सीएम दफ्तर से ही बुक होते हैं, इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर है, सीएम के ऑफिस से बुकिंग नहीं होगी तो कहाँ से होगी? वो कोई किसी पद पर थोड़ी है, तो मैं उनकी बुकिंग करता हूँ और उन्हीं की बुकिंग नहीं करता, आम जनता की भी बुकिंग करता हूँ। पत्रकार महोदय कोई बोलते हैं उनकी भी बुकिंग करता हूँ, और कोई आदमी मेरे को फ़ोन भी कर दे तो मैं उनकी भी बोल देता हूँ कि भैया इनको कमरा दे देना। कमरे का वो किराया देते हैं और हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल भवन है। अगर वो ठहरे हुए थे, अगर किसी ने इस प्रकार की रेड करनी थी तो उसकी पहले जानकारी आरसी को दी जानी चाहिए थी। आरसी को भी जानकारी नहीं दी गई, मुझे भी जानकारी नहीं दी गई। मुझे तो हमारे विधायक सुरेश कुमार जी वहाँ ठहरे थे, उनसे पता लगा। और जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करता है, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करता, तो वो विरोध नहीं माना जाना चाहिए। अगर उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से बयान खोल के विरोध किया तो उसको विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन हमेशा करती रही। हम जब यूथ कांग्रेस में थे तब भी प्रदर्शन करते रहे। सीएम के इस बयान पर विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए इसे एक बड़ा षड्यंत्र करार दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल सदन को साजिश का केंद्र बनाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि इस पूरी योजना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल थी। इसमें यूथ कांग्रेस के नेताओं ने वहां कपड़े उतार करके जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी किया वो राहुल गांधी के इशारे पर, प्रियंका गांधी के इशारे पर किया गया। और दूसरे हमारे लिए और भी पीड़ा का विषय है कि इस सारी घटना को अंजाम देने के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल सदन का, हिमाचल भवन का भी इस्तेमाल हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वहां दिल्ली में पुलिस ने रेड किया हिमाचल सदन में, मुख्यमंत्री भी वहां पर थे और एक कमरे में मुख्यमंत्री ठहरे हैं, दूसरे कमरे में वो साजिश करने वाले, देश के खिलाफ साजिश करने वाले, उनको वहां पर कमरा दिया हुआ है, उनको संरक्षण दिया हुआ है। और बात वहीं तक नहीं रही। आज दिल्ली पुलिस रोहडू से 3 लोगों को, जो शायद हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, लेकिन उस एआई समिट में हुड़दंग करने वाले वो भी थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए रोहडू पहुंची। रोहडू से गिरफ्तार करके उनको जब दिल्ली ले जा रहे थे तो धर्मपुर के पास हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने रास्ता रोक करके दिल्ली के 20 के लगभग जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आए थे, उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, जो दोषी हैं, उनको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद शिमला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने वहां पर पेश किया गया। लेकिन जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कारण बताओ, वजह तो बताओ, किस कारण से गिरफ्तार किए, और खासतौर से जब इंटर स्टेट ऑपरेशन जब इस प्रकार के होते हैं तो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको कोऑपरेट करना। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि शिमला पुलिस, हिमाचल पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए आमदा हुई पड़ी है। मैं सारी घटना की निंदा करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, इस देवभूमि को देवभूमि रहने दीजिए। इस देवभूमि को ऐसे अपराधियों की शरण स्थली मत बनाइए। फिलहाल दिल्ली पुलिस को हिरासत में लेने के बाद हिमाचल पुलिस ने उन्हें शिमला के जिला अदालत में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद तीनों को लेकर दिल्ली पुलिस हिमाचल से रवाना हो गई है। ऐसे में अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। ट्रांजिट रिमांड दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 167 के तहत दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का रिमांड है। ये तब लागू होता है जब आरोपी को अपराध दर्ज होने वाले जिले या राज्य से अलग स्थान पर गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस को आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तारी वाले क्षेत्र के नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट FIR कॉपी, केस डायरी देकर ट्रांजिट रिमांड आमतौर पर 2 से 5 दिन और अधिकतम 15 दिन तक देता है, ताकि आरोपी को अपराध स्थल के मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा सके। यात्रा समय 24 घंटे की गिनती से बाहर रहता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर AI समिट प्रोटेस्ट क्या है। ये मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समिट के बीच में शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था, जिसमें PM मोदी का खिलाफ नारे लगाए गए। इस हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट में बड़ी संख्या में खास लोग और डेलीगेट मौजूद थे। इस घटना के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दंगे जैसे आरोप लगाए। पुलिस को मिले इनपुट और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए लोग प्रदर्शन को कोऑर्डिनेट और सपोर्ट किए थे। इससे पहले इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान चीब और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था।